मिलाकर के जो उपचुनाव होगा उस पर सूर्य सिंह बेसरा जो है वो अपनी उम्मीदवारी नहीं देंगे। मैं खुद उम्मीदवार नहीं बनूंगा। घाटशिला विधानसभा सीट जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, इस पर उपचुनाव कराने को लेकर के हलचल तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर के तिथि का निर्धारण कर दिया गया है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव करा दिए जाएंगे। अब जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, जिसके अनुरूप झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के ओर से कैंडिडेट के नामों पर जो अभी असमंजस एक तरह से बना हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से स्वर्गीय रामदास सोरेन के ज्येष्ठ पुत्र सोमेश सोरेन को उत्तराधिकार उनका सौंपा जाएगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रत्याशी जो है वो सोमेश सोरेन होंगे। लेकिन ये एक तरह से अभी कयास है, अभी इस पर कुछ भी स्पष्ट कहना ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। अभी हमारे साथ बात करने के लिए घाटशिला विधानसभा सीट से लगातार 1985 से चुनाव लड़ रहे हैं सूर्य सिंह बेसरा अभी हमारे साथ हैं। एक बार ये विधायक भी रहे हैं। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और इनसे समझते हैं कि घाटशिला में होने वाले उपचुनाव को लेकर के क्या देख पा रहे हैं। अभी तो रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन के बाद दो चीज का वैकेंट हुआ है जी। एक है वहाँ विधानसभा रिक्त हो गया, दूसरा उनका जो है विभाग मिला था शिक्षा मंत्री के रूप में। तो आप जो है शिक्षा मंत्री कब कौन बनेगा, अभी तो मुख्यमंत्री के अंतर्गत आ गया है। बीच में जो हायर एजुकेशन का जो था सोनू जी उसके पक्ष में था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री अपने अंडर में रखा है। देखिए, एक गहरा संबंध रामदास सोरेन के साथ रहा है, इसके बावजूद भी राजनीति तो एक साथ शुरू की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम लहराया जो केंद्र बिंदु रहा घोड़ाबंदा, और पहला घोड़ाबंदा में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सदस्य बना 1980 से जुड़ा, और उन्होंने खुले तौर पर बोलता था जितना राजनीति का ज्ञान हमसे उनको मिला, शिक्षा मिला, दीक्षा मिला, शिक्षित भी थे, प्रशिक्षित भी थे, हमको गुरु मानने लगे। और पॉलिटिकल डिफरेंस होने लगा जब 86 में आजसू बनाया तो जेएमएम से मैं अलग हट गया, अलग लाइन अलग रेखा खींचा, लेकिन एक ही गांव में रहने लगा। देखते ही देखते जो है ना हम लोग तीनों जो है ना एक ही झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम लोग पनपे हैं। 85 में जेएमएम के टिकट से मैं चुनाव लड़ा, जीता, लेकिन सर्टिफिकेट धांधली करके वो दिया तो ज्यादा बहुत बड़ा धक्का मिला, गहरा चोट लगी, तो नहीं तो 85 में ही मैं विधायक बनता, लेकिन आजसू से मैं 90 में जीत गया। तो 90 में विधायक बनना घोड़ाबंदा में रहकर, फिर 95 में एमएलए बना खरसों से, वो अर्जुन मुंडा भी घोड़ाबंदा बसिंदा रह करके। 2009 में फिर एमएलए बना जेएमएम से रामदास सोरेन घोड़ाबंदा रह के। तो तीनों बंदे हम लोग झारखंड घोड़ाबंदा के रहे हैं। लेकिन राजनीति का मतभेद अलग है, वैचारिक मतभेद है, भिन्नताएं हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार एक मंच होता है, एक अखाड़ा होते हैं, दुखम सुखम में एक साथ परिवार से मिलते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लगाव इसीलिए रामदास सोरेन से चुनाव में 2024 में भी लड़ गया। ये प्रतिद्वंदिता अलग है, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद स्वाभाविक है समाज में एक सहानुभूति का लहर चल जाता है। लोगों को सहानुभूति हो जाता है कि काबिलियत नहीं देखता है, लेकिन कहता है अरे अच्छा आदमी था, उसका परिवार से खड़ा। भारत की राजनीति में वैसे ही होता है। इंदिरा गांधी हत्याकांड के बाद राहुल गांधी का आगमन भी उसी तरह का हुआ है, या कई लोग ऐसे ही, जोबा मांझी जो आज आई है, कई बार मुख्यमंत्री बनी है, अभी संसद बनी है। देवेंद्र नाथ का हत्याकांड हुआ, सुनील महतो एमपी का हत्याकांड में उसके सुमन महतो को भी दे दिया। तो सहानुभूति लहर में मोहानुभूति नहीं देखा जाता, सहानुभूति काम कर देता है। तो हमारा आकलन है कि कैंडिडेट तो उनका सुपुत्र वही होगा। लेकिन रामदास सोरेन का जो श्राद्ध कर्म में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए थे, तो वो मुलाकात अचानक उसी जगह हम लोग भी मौजूद थे, और एक हम लोगों की मुलाकात एक भावुक क्षण था। तो उनके साथ साथ आ रहे थे और वहाँ पे हम लोग भेंट मुलाकात हो गया। कल्पना सोरेन भी आ गए, और आदिवासी परंपरा में जो होता है ना पैर छू के प्रणाम करना,
आशीर्वाद लेना वो तो हो गया, मेरी पत्नी भी थी, मेरी बेटी भी वैसे ही मुख्यमंत्री के पैर छू के प्रणाम किया। तो वो जो कुछ क्षण था, कुछ भावुक क्षण था, उस समय हमने बोला कि गुरुजी भी नहीं रहे, रामदास जी वो मेरे आदर्श गुरु थे और ये भी मेरा आदर्श शिष्य था, इस बीच में मैं खड़ा हूँ। तो तुरंत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा आप तो हमारे अभिभावक हैं, अभिभावक का काम कीजिए, और बोला इनको आशीर्वाद दीजिए। और ऐसे गले लगाया हुआ था साथ में पकड़ के, तो हमने उनको सर में हाथ दे करके आशीर्वाद दे दिया कि मैं आशीर्वाद ही नहीं, आप जीतेंगे, मैं जिताऊंगा, और मैं वचन दे दिया। तो ये जो हम वचनबद्धता है, ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहता है। राजनीति में बाप बेटा भी चुनाव लड़ लेता, पति पत्नी का भी उससे टिकट मिला, उसके खिलाफ लड़ गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कई आदर्श स्थापित किया हूँ, है घाटशिला से मैं 90 में एमएलए बने, झारखंड मुद्दे पे त्याग दिया, तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। टीकाराम मांझी सीपीआई से 3 बार एमएलए रह चुका था, कंटिन्यूअस सीपीआई घाटशिला से। जब मेरे इस्तीफा हुआ, लोगों ने कहा आप चुनाव लड़ेंगे, मैं थूक दिया हूं, चाटूंगा नहीं। सिद्धांत की राजनीति यही है, जिन मूल्यों की, जिन मुद्दों पे मैंने इस्तीफा दिया, दोबारा मैं यहां से नहीं खड़ा होऊंगा। उसके बाद मैं विधानसभा से भी रिजाइनेशन दिया 91 में, और 2000 में चुनाव, इस बीच में चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, तो मैंने कहा दोबारा मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा बिहार विधान। मैं उसूल की राजनीति करता हूं, मुद्दों की राजनीति। मैं टीकाराम मांझी को जिताया था, मैंने वचन दे दिया हूं कि बाई इलेक्शन उपचुनाव जो होगा घाटशिला में, रामदास का बेटा, निश्चित रूप से मेरे ओर से 100% गारंटी है कि उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा। मैं उनको केवल नैतिक समर्थन नहीं, बल्कि सक्रिय समर्थन उनके साथ कदम से कदम मिला के, गांव-गांव में लोगों के बीच में जा करके मेरा जो जमीन तैयार है, मेरा जो पहचान बना है, हमको लगता है कि अगर उनको हम मेरे साथ ले जाएं, साथ में लोगों को अपील करें, तो अपील काम करेगा। और कुल निश्चित मिलाकर के जो उपचुनाव होगा उस पर सूर्य सिंह बेसरा जो है वो अपनी उम्मीदवारी नहीं देंगे, मैं खुद उम्मीदवार नहीं बनूंगा और मैं अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करूंगा, इसीलिए कि रामदास सोरेन में कुछ कल्पना था। रामदास सोरेन ने कहा था कि मैं आदिवासी भाषा से आदिवासी शिक्षक को बहाल करूंगा, संताली भाषा से पढ़ाऊंगा, ऑल चिकी लागू करूंगा, और मेरे से वार्ता किया। जो मंत्री बने तो 1 सप्ताह के अंदर में मुझे बुलाया, बेसरा जी आप कहाँ हैं, समय है, आ सीखिएगा, जो कि प्रोटोकॉल है। मैं उनका आवास चला गया और उन्होंने बोला देखिए, मैं एक कमिटी भेजा बंगाल और ये रिपोर्ट मिल गया। मैंने रिपोर्ट भी पढ़ा, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स दिखाया, उनमें हमने बधाई दिया, आप तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अभी तक 25 साल में आपके जगह में कई शिक्षा मंत्री बने, लेकिन आपने बोला था कि संताल भाषा टीचर बहाल करेंगे, ऑल चिकी, और बंगाल का मॉडल है KG to PG ऑल चिकी संताली, ये अगर लागू हो जाए, बिल्कुल खाका तैयार किया वहां था। तो हमको लगता है कि उसको मैं उस रूप में याद करता हूँ। राजनीतिक प्रतिद्वंदी, विचार का मतभेद होने के बावजूद दिल से दिल मिलते थे, भाईचारा था उनके साथ, गुरु शिष्य का संबंध था। इसलिए मैं इस बार उपचुनाव में अपना पार्टी का कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करे और पब्लिक से अपील करेंगे कि उनको सही श्रद्धांजलि देना है। एक सामाजिक सरोकार रखता था मांझी परगना, सामाजिक व्यवस्था का, और संताल भाषा और चिकी का समर्थक थे और बहुत घनिष्ठ जुड़े थे। उनका बेटा वो आप होगा, मेरा छोटा भाई लगेगा, क्योंकि रामदास को रिश्ते में चाचा बोलते थे हम, उनका मैं भतीजा हूँ और बेटा उनका जो है मैं बड़ा भाई हूँ। तो हेमंत सोरेन का भी बड़ा भाई का मुझे वादा करना पड़ेगा सामाजिक सरोकार, और सोमेश का भी जो है उसका भी बड़ा भाई के रूप में। तो हमको लगता है कि उपचुनाव टॉप नहीं होगा, बल्कि सहानुभूति का लहर भी होगा। मेरा एक सवाल है आपसे बेसरा जी की सहानुभूति लहर की बात कर रहे हैं। सहानुभूति लहर में अक्सर ये देखा जाता है कि जो मंत्री या विधायक की जो पत्नी होती है, सहानुभूति जो है वो उनकी ओर जाता है। ऐसे में सूरजमणि सोरेन जो है, जो स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी है, वो भी अभी है, तो क्या देख पा रहे हैं कि क्या सूरजमणि सोरेन, सोमेश सोरेन, इन दोनों में अगर टिकट दिया जाता है, क्योंकि अभी कयास लगाए जा रहे हैं, टिकट की घोषणा जो है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व के
तरफ से अब तक नहीं की गई है, तो दोनों में किस और सहानुभूति की लहर ज्यादा हो? ऐसा है, ये कयास लगाया जा सकता है। उसी तरह का डुमरी का भी एक उदाहरण है कि जब जगन्नाथ महतो का निधन हो गया तो उनका जवान बेटा को, पढ़ा लिखा नौजवान बेटा को टिकट नहीं दे करके उनकी पत्नी को ही दे दिया गया। बिल्कुल, और जीत भी गया, बेबी जीत भी गए। तो उस समय सहानुभूति तो काम कर गया उसका। यहाँ जहाँ तक सवाल है, यहाँ मैं एक गांव पंचायत होता है, परंपरा है आदिवासियों का, जब उनका क्रियाक्रम होता है सरकारी समारोह, सरकारी मंत्री, एमएलए, विधायक, उनका आना, पार्टी लेवल कार्यकर्ता आना, श्रद्धांजलि अलग है, लेकिन समाज एक पंचायत है जो उनका क्रियाक्रम संपन्न करता है। मैं उस समाज का हिस्सा मैं भी हूँ। जब उनका जो अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद उनका अस्थि विसर्जन किया गया, ये तमाम बातें जो मुझसे हमने बात किया, भाई बताओ हमको राय बताइए किनको उम्मीदवार के लिए सरकार को, हेमंत बाबू को बोला जाए, तो समाज के लोग कहना है देखिए उनकी मम्मी जो है वो नहीं स्वीकार करेगी, और उनका बेटा सब काम देखता था, पढ़ा लिखा लड़का है, इसीलिए हम लोग समाज की ओर से जो श्राद्ध कर्म संपन्न करने में सारा काम किया, यही बेटा को अस्थि विसर्जन में भी ले गया, और यही बेटा को घाट से भी उसको उद्धार किया गया, और सारा काम उनका पिताजी का वही किया। इसलिए हम लोग सामाजिक ओर से उसी को बेटा को राजी कराया है। हमको जहाँ तक जानकारी था कि अंतिम संस्कार का जो दायित्व होता है वो बड़े बेटे का ही होता है। लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, राजनीति में उत्तराधिकार सौंपना, चूंकि अब तक जो जेएमएम का जो ये रहा है, बैकग्राउंड रहा है, उस हिसाब से देखा जाता है कि पत्नी को ही उत्तराधिकार सौंपा जाता है। ऐसे में ये कितना आप इसको लेकर के स्पष्ट है कि इस बार जो है मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक ही सवाल, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए, आपके जो है फॉलो अप, ये मैं चैनल के जरिए मैं ये भी घोषणा करना चाह रहा हूँ, जानकारी देना शेयर करना चाहता हूँ। रामदास सोरेन का दोनों किडनी खराब हो गया, फेल हो गया था। उस दौरान उनकी पत्नी को किडनी जो है वो उनकी पत्नी ने उनको दिया। कश्मीर के दंपत्ति को जो इसका किडनी लगा, रामदास सोरेन का, वो कश्मीर के एक पत्नी के किडनी को इनको दिया, और उनका पति को इनकी पत्नी का किडनी दिया। ये इतना क्लोज, बहुत लोग इस रहस्य को नहीं जानते, मैं रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ। तो ऐसे परिस्थिति में फिजिकली उनका हेल्थ, स्वास्थ्य के ओर से भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब उनका पार्थिव शरीर जब रामदास सोरेन का घर प्रवेश करता है तो सेंसलेस होके गिर जाती है उनकी पत्नी। तब जब तक उनका क्रियाक्रम के लिए उसको घाट ले जाना पड़ता है, उनकी पत्नी अंतिम दर्शन करती है, और उनका दिया गया जो चूड़ी या जो चीज शाखा बोलते हैं उसको खोलना पड़ता है, पंचायत की ओर से सिंदूर को मिटाना पड़ता है। ये प्रक्रिया खत्म नहीं होने के पहले ही वो हॉस्पिटल उनको ले गया गया। मतलब फिजिकली वो नहीं है फिट, उम्र अलग बात है, लेकिन जो रामदास किडनी प्रॉब्लम था, उनकी पत्नी का सेम किडनी का ऑपरेशन हुआ है। तो ये बात हो चुकी है घर परिवार में, समाज के साथ भी मैं जानता हूँ, जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। इसीलिए उनकी मम्मी का भी कहना है सारा बिजनेस संभालता है बेटा, और उनके पिताजी से सीखा है राजनीति, समाज के गांव के लोगों का भी मैं भी जानता हूँ। इसलिए मैं 100% श्योर हूँ कि उनका बेटा को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। और मैं भी हेमंत सोरेन को कहूंगा कि वो युवा पीढ़ी को देना होगा, उनका वंशज को आने वाला दिन में राजनीति का उनको जो उत्तराधिकारी बनाया जाता है, युवा पीढ़ी का भी जरूरत है, और उनका बेटा को ही दिया जाए। मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अर्जी करूंगा इस मामले में। लगातार आप घाटशिला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, ऐसे में एक सवाल और है मेरा कि 2024 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो वहां पर जो विपक्ष है भाजपा, उसके जो उम्मीदवार थे बाबूलाल सोरेन, इनकी जो हार हुई उसका जो परसेंटेज अगर देखा जाए, आंकड़ा देखा जाए तो 22,000 वोटों से वो हारे थे। तो इस बार जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं कि बाबूलाल सोरेन को ही भाजपा जो है वो टिकट दे सकती है, ऐसे में ये जो अंतर है 22,000 का, क्या इस अंतर को पार कर सकेंगे बाबूलाल सोरेन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उनका भी मैं आकलन करता हूं, क्योंकि मैं
राजनीतिक विशेषज्ञों ही नहीं, संविधान ज्ञाता भी हूँ। एक एक चीज बिहार की राजनीति, बंगाल टीएमसी का, उड़ीसा का, नवीन पर सब प्रोफाइल बनाता हूँ, लिखते रहता हूँ, किताब उताब में भी मैंने जिक्र किया हूँ। बीजेपी जब लोकसभा चुनाव हुई 2024 में, तो उन्होंने आदिवासी सीट 5 गो था, वहाँ हार हुआ पार्लियामेंट में भी। दूसरी बात है कि ये 2024 में विधायक जो हुआ वो रिजर्व सीट से इक्का दुक्का भले जीत गया होगा, सुरक्षित सीट से, लेकिन उनको करारी हार दिया। मतलब कि आदिवासी सेंटीमेंट जो है वो भाजपा के खिलाफ था, उनका एक मुद्दा नहीं था। इतने जबरदस्त एड़ी चोटी करने के बावजूद जब रामदास सोरेन प्रतिद्वंदी में थे मैदान में, और उस समय चंपाई सोरेन खुद मौजूद था पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर, एड़ी चोटी एक कर दिया। उस समय जो 22,000 वोट से बाबूलाल सोरेन हार सकता है, तो सहानुभूति लहर में कोई नहीं टिक सकता है। लेकिन उस दौरान चंपई सोरेन खुद भी जो है वो सरायकेला सीट से कैंडिडेट थे, और कोल्हान की एक तरह से अगर कहा जाए तो जिम्मेदारी चंपई सोरेन को सौंपी गई थी, और चंपई सोरेन की नज़र जो है कई कोल्हान की सीटों पर थी, और उनके जो पुत्र थे बाबूलाल सोरेन वो खुद भी प्रत्याशी थे घाटशिला विधानसभा सीट से। लेकिन इस बार केवल एक सीट पर उपचुनाव है, और ऐसे में चंपई सोरेन, जिन्हें कोल्हान का टाइगर कहा जाता है, वो तो एड़ी चोटी का जोर जो है केवल एक सीट पर लगाएंगे। कुछ भी कर लेगा, वहाँ धन बल काम नहीं करेगा, वहाँ जनबल काम करेगा। और आदिवासी समाज में जो छवि था, 2 स्तंभ था यहाँ कोल्हान में। एक सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में रामदास सोरेन पकड़ था सामाजिक, और दूसरा था कोल्हान में आपका चंपई सोरेन, उसको कोल्हान का टाइगर भी बोला जाता है। तो मैं जानता हूँ, चूंकि मेरे से दोनों जूनियर हैं। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा मैंने 78, 79, 80 इस दौर में शैलेंद्र महतो के साथ परचम किया है, और बाद में चंपई सोरेन वगैरह आया है। मैं कोल्हान के टाइगर का जो फैक्टर है वो कितना काम करेगा? अभी बिल्कुल काम नहीं होगा, क्योंकि जो दल बदलू हो गया है, आदिवासी सेंटिमेंट, आदिवासी अभी भी उनको माने दल बदलने के बाद वो उनका एंटी में है आदिवासी, लेकिन उनका कोई काम नहीं करेगा। हम बता रहे हैं ना, हम हैं ना साथ में, हम तो जानते हैं कि घाट जानते हैं कितना बूथ है, कितना वोटर है। माने दूसरा एक चीज है कि ये जो उपचुनाव होगा इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कामों के साथ आएगी। जो विधानसभा में जो कैबिनेट में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो प्रस्ताव जो पारित हो रहे हैं, उस पर बात करेगी। लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा कई मुद्दों को भुलाने की कोशिश करेगी, जैसे सूर्या हांसदा इनकाउंटर का मामला जो है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में एक तरह का आक्रोश भी देखा जा रहा है। दूसरा, नगड़ी में जो जमीन का मुद्दा है, जो रिम्स 2 के जमीन का मुद्दा है, इसे भी भुलाने का प्रयास करेगी। वही लगातार देखा जाते रहा है कि संथाल में, खास करके संथाल में और संथाली समाज में जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लगातार चंपई सोरेन उठाते रहे हैं, इसको लेकर भी जो है वो उस सीट पर जो है अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेगी। आप क्या देख पा रहे हैं? 3 मुद्दे आपने बोला कि वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो गया, संथाल पन्ना बांग्लादेशी घुसपैठ का नंबर 1। दूसरा चीज है नगरी में जो है ना, वहाँ जबरदस्ती रिम्स 2 बनाया जाएगा, जो आदिवासी आक्रोश है। दूसरा, गोड्डा में जो है सूर्या हांसदा का मामला है। ये तीनों मामला घाटशिला विधानसभा के मतदाताओं से कोई सरोकार नहीं है, कोई मैंने इम्पैक्ट और इफेक्ट दोनों नहीं पड़ेगा, ना इफेक्ट ना इम्पैक्ट दोनों नहीं पड़ेगा, क्योंकि रामदास सोरेन का जो पैठ है संथाल ये में घाटशिला क्षेत्र में, वो माझी परगना महाल जो बना गया है, ये बहुत बड़ा योगदान है उसका। और ग्रास रूट में संथालों का सबसे बड़ा चीज है, जो जड़ें हैं, वो है माझी परगनाइट सिस्टम, और माझी परगनाइट सिस्टम का मेन संचालक रामदास सोरेन थे। इसीलिए एक तो सहानुभूति होगा, और दूसरा हो गया वो जो पैठ जमा हुआ है, जड़ जमा हुआ है, इसमें कोई वो घुसपैठ वाला मामला, डेमोग्राफी वाला मुद्दा, नगरी वो रांची तक सीमित है, यहाँ असर नहीं करेगा। मेरा आकलन है, मैं रूबरू हूँ, एक एक चीज जानता हूँ, इसलिए यहाँ की जनता इस घड़ी रामदास सोरेन के प्रति सहानुभूति तो होगा ही, और ये 22,000 जो मिला, अब वो तो बहुत कम हो जाएगा मार्जिन, लेकिन इसका बहुत अच्छा मार्जिन से यहाँ जीतेंगे। और इसके लिए जो भी रणनीति बनेगा। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि
विधानसभा चुनाव में रामदास मुर्मू जो जेएलकेएम के कैंडिडेट थे, इन्होंने जब चुनाव वहां से लड़ा तो 8,000 के आसपास वोट जो है इनको प्राप्त हुआ था। इस बार अगर जेएलकेएम उपचुनाव में प्रत्याशी उतारती है, रामदास मुर्मू अगर चुनाव वहां से लड़ते हैं, तो चूंकि घाटशिला विधानसभा सीट में कहा जाता है कि तकरीबन 23 से 25% महतो वोटर्स भी है, जो कुर्मी वोटर्स हैं, तो अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो इसका फायदा किसको? बिल्कुल नहीं। ये जो 8,000 वोट होगा डबल कर दिए 16,000, तो 16,000 में जीतेंगे आप। जब 22,000 मार्जिन में बीजेपी का कैंडिडेट हार सकता है तो फिर आप 8,000 से डबल कर सकते हैं, टिबल तो नहीं कीजिएगा। दूसरा सेंटीमेंट का जहां तक बात है, मैं खुद वो गुरु मानता है हमको जयराम महतो। आज भी मैंने आपसे सवाल किया कि अगर 8,000 का परसेंटेज बढ़ता है, आप भी बोल रहे हैं कि अगर 8,000 का 16,000 होता है तो इसका लाभ किसको होगा? हाँ, इसका काटेगा तो सहानुभूति में तो घटेगा नहीं, सहानुभूति लहर में घटेगा नहीं, बढ़ेगा। घटेगा तो बीजेपी उम्मीदवार का 22,000 घटेगा और उसी का वोट कटेगा। मैं जयराम महतो को सीधे तौर पर कहूंगा, अभी उनसे वार्ता होने वाला है इसी सप्ताह, उनके साथ बात होने वाला है, हमारी क्लोज डोर मीटिंग, उससे बात होने वाली है। हम यही कहेंगे कि आपने डुमरी में जब जगन्नाथ महतो उस समय भी शिक्षा मंत्री थे, उनका भी आकस्मिक निधन हुआ और उनकी पत्नी को टिकट दिया गया तो उनको कैंडिडेट नहीं दिया, अपने भी खड़ा नहीं हुआ और अपने कैंडिडेट भी नहीं दिया और कहा है मैं उनको सैल्यूट करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। गद्दारी होगा, बेईमानी होगा यहाँ कैंडिडेट। तो यहाँ अगर आप सहानुभूति में उनका आकस्मिक निधन हुआ, वो भी शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, रामदास सोरेन भी शिक्षा मंत्री थे, यहाँ भी सहानुभूति है, यहाँ भी वही गरिमा है, यहाँ भी मूल्यों की राजनीति है। मुद्दों की राजनीति अलग है, मूल्यों तो वही है, सम्मान तो है, सामाजिक सरोकार तो ही है। हम बोलेंगे बाई इलेक्शन है, उसी का सीट था, इनको जितने दीजिए, मुद्दे पे लड़ाई लड़ी। मैं जयराम महतो को मना लूंगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in